ज्योतिष सुनने में तो एक बहुत साधारण सा शब्द लगता है। आए दिन हम लोग पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं। आज आपका दिन कैसा गुजरेगा, खुला खुला बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इंटरनेट पे भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। कोई कहता है ये ग्रह खराब है, कोई कहता है वो पाल चक्र खराब है, कोई कहता है काल सर्प दोष है, कोई कहता है मांगलिक दोष है। ऐसे अनेकों अनेकों चीज़ें मिलती हैं सुनने को। आज का टॉपिक नहीं है, युगों से चला आ रहा है, अनंत युगों से चला आ रहा है। क्यों भाई? आज के वैज्ञानिक युग की बात करें तो हमारे जो पुरातत्व विभाग वाले होते हैं, ना सिर्फ भारतवर्ष के, अभी तो और भी अनेक, जैसे अमेरिका के, चाइना के या और देशों के, उन सब ने अलग अलग सभ्यताओं में, जैसे कि ग्रीक सभ्यता हो गई, रोमन सभ्यता हो गई, या फिर इजिप्शियन सभ्यता हो गई, माया सभ्यता, सभी सभ्यताओं में इसके अवशेष देखे हैं, पाए हैं। और जब हम अपने सनातन की ओर मुख करते हैं तो यहाँ पर युगों युगों से ऋषि कुल परंपरा द्वारा ये ज्ञान बांटा गया है। यहाँ तक कि वैदिक काल में तो हर एक बालक को अपने शिक्षा के शुरुआत में ही इस ज्योतिष विद्या का अध्ययन करना होता था, उसमें पारंगत होना होता था। क्योंकि ये जो दृष्टिकोण आपको देता है, ये विद्या जो दृष्टिकोण देता है आत्मसात करने के उपरांत, वो दृष्टिकोण कोई और दुनिया में आपको नहीं दे सकता। ये साक्षात ईश्वर का स्वयं आपको दिया गया सर्वश्रेष्ठ उपहार है। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो दो शब्दों के जोड़ से, यानी ज्योति और ईश्वर की दी हुई ज्योति। इसको दूसरे रूप में अगर देखें तो ईश्वरीय दृष्टिकोण हम इसको बोल सकते हैं। यानी कि काल को, कर्म को, आदि आदि जो चीजें होती हैं सबको देखने का एक ईश्वरीय दृष्टिकोण। अधिकांश ज्योतिषाचार्य या ज्योतिष के द्वारा अपने जीवन में समाधान चाहने वाले ये नहीं समझ पाते कि उनकी एक्चुअल में चाहत, उनकी वास्तव में जरूरत क्या हो। भौतिक जगत के कुछ सुख या कुछ दुखों को पार पाना ही उनकी जीवन का एक सर्व, जिसको कहा जाए लक्ष्य है। या इससे परे जो अनंत कालों से आपकी आत्मा एक यात्रा कर रही है, उस यात्रा को एक धार देनी, एक तेज देना, एक दिशा देनी। और वो संभव तो मनुष्य योनि में ही है। तो कहने का मतलब, ये जीवन में आपको सही मार्गदर्शन लेना कि आपकी जर्नी क्या है, आपकी यात्रा क्या है, आपकी मंजिल क्या है, आप कहाँ से आए थे, आप कहाँ जा रहे हो, ये सब चीज़ें। कहने का एक दूसरा रूप ये भी है कि ज्योतिष में अगर हम देखें तो ना कुछ गलत है ना कुछ सही है। ना कर्म गलत है ना कर्म सही है, ना दशा गलत है ना दशा सही है, ना ग्रह गलत है ना ग्रह सही है। ये सब सब अपने काल के अनुरूप कर्म करते हैं। इनकी हर एक की अपनी कार्य प्रणाली है जिसके अंतर्गत ये कर्म करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम ज्योतिष के माध्यम से जानेंगे धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए ज्योतिष की एक बहुत ही सरल आपको बात, जिससे कि आप भी इस विद्या के साथ अपना कुछ अनुभव बना सकें, उसके लिए बताते हैं। ज्योतिष में आमतौर पे एक जो चक्र होता है, जिसको जीवन चक्र यानी कि लगन पत्रिका बोलते हैं, उसमें आप देखते होंगे कि एक बॉक्स है और उसके अंदर छोटे छोटे कई सारे बॉक्स में, इनको हम भाव बोलते हैं। ये 12 प्रकार के होते हैं। साधारण तौर पर अगर हम बात करें तो ये 12 भाव जो हैं 12 प्रकार की जमीन है।
जब हम जमीन की बात करते हैं तो कोई बर्फीली जमीन होगी, कोई पथरीली जमीन होगी, कोई समतल प्रदेश होगा, कोई पानी वाला एरिया होगा जहाँ पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे अलग अलग प्रकार की जमीन होती हैं। वहाँ पर अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं। कहने के लिए बर्फीली जमीन में आप वो कार्य तो नहीं कर सकते जो समतल मैदानी क्षेत्र में कर सकते हैं। समतल मैदानी क्षेत्र में आप वो कार्य नहीं कर सकते जो बर्फीली जमीन पे करते हैं। लेकिन अब होता क्या है, किसी मैदानी क्षेत्र वाले का अनुभव अगर बर्फीली जमीन पे हो गया तो उसके लिए वो पीड़ादायक हो जाएगा। अकस्मात ही एकदम से अचानक परिस्थितियां उसके लिए परिवर्तित हो गई तो ये पीड़ादायक हो गया और वो उसको बुरा कहेंगे। जबकि चाहिए उसको ये था कि वो उसके साथ एक आत्मसात वाली बात जो होती है, सामंजस्य बिठाकर चलने वाली बात जो होती है, परिस्थितियों में अपने को ढाल कर उसके साथ उसके अनुरूप कार्य करने वाली बात जो होती है, कोई उसको किसी दृष्टिकोण से देखता है, कोई उसको किसी दृष्टिकोण से देखता है। गलत कोई नहीं है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। और जब इतने दृष्टिकोण हैं तभी इतनी प्रकार की पद्धतियां बन पाई हैं। जैसे ऋषि पराशर द्वारा सर्वप्रथम प्राशरी ज्योतिष दिया गया, फिर उसी में से अनेकों, जैसे नाड़ी ज्योतिष निकला, जैसे कृष्णमूर्ति पद्धति निकली, और फिर उसके बाद भृगुनंदी नाड़ी के अलावा जो लाल किताब है, और अनेकों जो हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, आदि आदि, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है, फेंग शुई जिसको कहते हैं, फिर हिब्रू है। बहुत सारी अनेक पद्धतियां हैं, सब देश काल पात्र के अनुसार बदलती चली गई है। आज भी इस पे बहुत रिसर्च होते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स अपने अपने तरीके से इसको करते हैं। कोई प्रश्न कुंडली के आधार पे करता है, कोई काल चक्र के आधार पे करता है, कोई किसी तरीके से करता है। और तो और हमारे जो सभ्यता है उसमें गृहिणियाँ पुराने टाइम से हमारे मंदिरों में बैठ के रामचरितमानस के द्वारा, रामायण के द्वारा भी ज्योतिष करती हैं। एक बहुत ही सरल पद्धति है, लेकिन ये गृहिणियों तक ही सीमित रह गई, ये ज़्यादा जगत में फैली नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा ज्योतिष को किया जा सकता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इन भावों की। तो ये 12 प्रकार के जो भाव हैं, ये 12 प्रकार की जमीनें हैं जो अपने क्षेत्रफल में अलग अलग असीमित ऊर्जा, अलग अलग असीमित प्रकार के पैदावार देने के लिए आपके जन्म कुंडली में मौजूद। इनको देखने के लिए हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। तदुपरांत हम बात करते हैं 12 राशियों की। 12 राशियां जो इन बक्सों के अंदर अंक लिखे जाते हैं, इंग्लिश में नंबर्स होते हैं या हिंदी में अंक होते हैं 1 से 12 तक। कभी वो प्रथम भाव में कोई अंक आ जाता है, कभी किसी का कोई अंक आ जाता है। तो ये जो अंक होते हैं ये राशियां होती हैं। ये राशियां 12 प्रकार की, ठीक वैसे ही समझिए जैसे किसी रथ में जुड़े हुए घोड़े, और उन घोड़ों की जो ऊर्जाएं होती हैं वो ये राशियां हैं। आजकल जिसको हॉर्स पावर बोला जाता है। अब अलग अलग प्रकार के नस्ल के जो घोड़े होते हैं उनकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, कार्य प्रणाली होती है। जैसे एक साधारण तौर पे बात करें तो कुछ युद्ध क्षेत्र के घोड़े होते हैं, कुछ बारात वाली घोड़ियां होते हैं। तो उनको अगर हम देखें तो वो एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकते चाह पर भी, और उनमें अपने कार्य प्रणाली के अनुसार असीमित ऊर्जाएं होती हैं। ठीक है। तो ये जो 12 राशियां हैं इनको आप रथ में जुड़ी हुई आपकी हॉर्स पावर यानी कि घोड़ों की ऊर्जा के समान समझ सकते हैं। तदुपरांत आते हैं ये नवग्रह, जिसमें से 7 आपके एक्चुअल यानी कि वास्तविक ग्रह हैं, जिनको हम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि कहते हैं। तदुपरांत 2 ग्रह जिनको हम छाया ग्रह कहते हैं, राहु और केतु आते हैं। इन 9 के 9 ग्रहों की भी अपनी अलग अलग कार्य प्रणाली है। ये सभी 9 ग्रह अलग अलग काल चक्र में आपके जीवन के रथ को सारथी के रूप में संभालते हैं। तब आपके जीवन में अलग अलग अनुभूतियां होती हैं।
कुछ सुखद होती हैं, कुछ दुखद होती हैं, वो एक्चुअली में आपके स्वयं के दृष्टिकोण के अनुसार होती हैं। क्यों? क्योंकि किसी के लिए सुख किसी के लिए दुख होता है, और किसी के लिए दुख किसी के लिए सुख होता है। तो उदाहरण के लिए, अब एक जीव आंदोलन कर रहा हो तो वो किसी के लिए तो क्रांतिकारी हो जाएगा, और किसी के लिए वो बगावत वाली स्थिति में आ जाएगा कि भाई परेशानी पैदा कर दी, रास्ता ब्लॉक कर दिया, आदि आदि बहुत सारी चीजें होती हैं। अब नॉर्मली अगर हम बात करें, साधारण तौर पर अगर हम बात करें, इन नव ग्रहों की अलग अलग अपनी कार्य प्रणाली है, तो हम जैसे आगे चलेंगे तो इनको भी समझेंगे। और इस रथ पे आप बैठेंगे। अब सोचिए, अगर आपके रथ में जो सारथी वो श्री कृष्ण हो जाए तो फिर बात ही क्या। क्यों? क्योंकि वो 16 कलाओं के जानकार थे, यानी कि एक तरह से कह लीजिए मास्टर ऑफ 16 आर्ट्स। आदि बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम धीरे धीरे अगले वीडियोस में जानेंगे, समझेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। दृष्टि, दृष्टा, दृश्य और दृष्टिकोण, ये 4 शब्द जीवन के मायने बदलते हैं। इनको याद रखिएगा। नमस्कार।